अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नैब तरामीम के ख़िलाफ़ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत हुई। ये इस केस की आखिरी समाअत थी। अदालत की जानिब से आज फ़रीक़ैन के वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद इस केस का फ़ैसला महफूज कर लिया गया है। इस केस में टोटल कितनी समाअतें हुई, कब केस दायर किया गया, केस की समाअत के दौरान क्या हुआ, इसके अलावा इसके मुमकिना जो फ़ैसला है वो क्या हो सकता है और उस फ़ैसले से कौन कौन से लोग हैं जो उस अदालती फ़ैसले से उनको वो अदालती फ़ैसले की जद में आ सकते हैं। इसके अलावा साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नैब तरामीम से मुतल्लिक़ अपना एक बयान हल्फ़ी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाया। उस बयान हल्फ़ी में क्या कहा गया, ये सारी तफसीलात आपके साथ आज शेयर करेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट में ये नैब तरामीम के ख़िलाफ़ 54वीं यानी 54th ये समाअत थी और गुज़श्ता साल 27 जून को यानी 27 जून 2022 को साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नैब तरामीम के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर की थी। ये जो दरख्वास्त थी ये 19 जुलाई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से समाअत के लिए मुकर्रर की गई। इसके अलावा केस की समाअत के दौरान आज चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये इजहार किया गया है, उनकी जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि वो अपनी रिटायरमेंट से कबल इस केस का फ़ैसला सुनाएंगे। चीफ़ जस्टिस 16 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं, आज 5 सितंबर है, उनके पास 11 से 12 रोज़ हैं और इन्हीं 11 से 12 रोज़ के दौरान उम्मीद यही है कि सुप्रीम कोर्ट में इन तरामीम के ख़िलाफ़ जो फ़ैसला महफूज हुआ है वो सुना दिया जाएगा। आज केस की समाअत के दौरान चीफ़ जस्टिस की जानिब से ये ऑब्जर्वेशंस दी गई, रिमार्क्स दिए गए कि नैब तरामीम से कानून के झुकाव का अंदाज़ा होता है कि ये जो तरामीम है ये किस मकसद के लिए की गई हैं। मई तक किन शख्सियात के रेफरेंस वापस हुए, तमाम तफसीलात मंजर आम पर आ चुकी हैं। नैब कानून के सेक्शन 23 में एक तरमीम मई जबकि दूसरी जून के महीने में हुई। इसके अलावा मई से पहले रेफरेंस वापस होने के बाद अभी तक नैब के पास पड़े हैं, इसका जवाब कौन देगा। चीफ़ जस्टिस ने सवाल किया कि इन नैब तरामीम में कोई ऐसी शिक है जिसके तहत ये मुकदमात दूसरे फोरम्स पर भिजवाए जाएँ, यानी वो मुकदमात जो हमारी अब तक की जो तफसीलात हैं, जो कैलकुलेशंस हैं, उसके मुताबिक ये कोई 403 के करीब ये मुकदमात या रेफरेंसेस बनते हैं जो मुल्क भर की एहतसाब अदालतों से इन तरामीम के बाद वापस नैब हेड क्वार्टर को भिजवाए गए हैं। और इन 403 जो मुकदमात हैं अगर वो 50 करोड़ की करप्शन से कम है तो अल्टीमेटली वो दीगर जो फोरम्स हैं जैसे एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट है या जो दीगर महकमाना कोई इस हवाले से कमेटियाँ मौजूद हैं या ट्रिब्यूनल्स मौजूद हैं तो वो वहाँ पर भिजवाए जाएंगे। लेकिन इस हवाले से उनकी जानिब से कहा गया कि क्या ये मुकदमात दूसरे फोरम्स या इदारों को भिजवाने के हवाले से इन तरामीम के अंदर कोई ऐसी शिक मौजूद है। इन तरामीम के बाद नैब का बहुत सा काम ख़त्म हो चुका है, जिस पर इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस ने अदालत को बताया कि नैब रेफरेंस दूसरे इदारों या फोरम्स पर भिजवाने के हवाले से इन तरामीम में कोई जिक्र नहीं किया गया। केस की समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि आला अदलिया के जजेस को नैब कानून से इस्तिस्ना नहीं है। आइन के आर्टिकल 209 के तहत सिर्फ जज बरतरफ हो सकता है, रिकवरी मुमकिन नहीं है। चीफ़ जस्टिस की जानिब से एक मौका पर ऑब्जर्वेशंस दी गई कि फ़ौजी अफसरान को नैब कानून से इस्तिस्ना दिया गया है, जिस पर वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि फ़ौजी अफसरान से मुतल्लिक तरमीम चैलेंज नहीं की। फ़ौजी अफसरान के ख़िलाफ़ आर्मी एक्ट के तहत करप्शन पर सज़ाएँ मौजूद हैं। आर्मी अफसर फ़ौज के अलावा किसी दूसरे इदारे का सरबराह हो तो नैब कानून की जद में आ सकता है। जैसे कि अभी ये इतलात सामने आ रही हैं कि शायद जो नादरा के चेयरमैन हैं वो किसी हाजिर सर्विस फ़ौजी अफसर को लगाया जाएगा या कुछ ऐसे महकमे हैं जहाँ पर हाजिर सर्विस फ़ौजी अफसर मौजूद है और उनकी जो इदारा है उसके अंदर अगर कोई करप्शन के इल्ज़ामात या कोई स्कैंडल सामने आता है तो उस पर फिर नैब कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि उनकी जो तैनाती है वो एक सिविल इदारे के अंदर हुई है। इसके अलावा जो केस की समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से कुछ अहम ऑब्जर्वेशंस दी गई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट क्या पार्लिमान को ये कह सकती है कि आपने चालाकी और बदनीयती पर मबनी कानून बनाया है। सुप्रीम कोर्ट के पास अगर पार्लियामेंट की कानून साजी छेड़ने का इख्तियार नहीं तो हमें उसके साथ चलना होगा।
जस्टिस मंसूर अली शाह के इस जो ऑब्जर्वेशन है इसका जवाब जस्टिस एजाजुल हसन की जानिब से कुछ इस तरह दिया गया कि उन्होंने जस्टिस एजाजुल हसन ने ये कहा कि पार्लियामेंट को कुछ करने की इजाज़त नहीं, को सब कुछ करने की इजाज़त नहीं है। पार्लियामेंट माजी से जो है वो इतलाक़ का कानून बनाकर जुर्म ख़त्म नहीं कर सकती। जैसे कि एक एतराज़ इन नैब तरामीम के ऊपर यह भी है कि इसका इतलाक़ माजी से भी होगा। वो लोग जिनके 1985 से मुकदमात चल रहे थे वो इन तरामीम के बाद उन्होंने भी इससे फ़ायदा उठाया और उनके जो मुकदमात हैं वो ख़त्म हुए। जस्टिस एजाजुल हसन ने मज़ीद कहा कि ऐसे तो 1985 में सज़ा पाने वाला मुजरम भी आकर कहेगा कि मेरी सज़ा नहीं रही और दोबारा ट्रायल करो। इसके अलावा एक जो बड़ा अहम नुक्ता है वो जो प्ली बारगेन की गई है नैब के मुल्ज़मान की जानिब से जिन्होंने करप्शन की और करप्शन के बाद उन्होंने अपना जुर्म तस्लीम किया, प्ली बारगेन की और करप्शन की रकम का एक हिस्सा प्ली बारगेन के ज़रिए नैब को जमा करवाया। तो अब यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि क्या वो लोग या वो शख्सियात जिन्होंने करप्शन की, प्ली बारगेन की, नैब को उस करप्शन का एक बड़ा हिस्सा फ़राहम किया, अगर नैब तरामीम के बाद उनके वो रेफरेंसेस वापस हुए हैं, खारिज हो गए हैं, तो क्या वो जो रकम नैब वसूल कर चुका है और वो लोग इस बात का इकरार कर चुके हैं कि उन्होंने करप्शन की और रकम नैब को जमा भी करवाई है, तो वो रकम भी वापस लेना पड़ेगी। गुज़श्ता समात पर जो समात हुई थी उसके अंदर ये मामला ज़ेर बहस आया था और इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस की जानिब से ये नुक्ता उठाया गया था कि जो नैब तरामीम की गई हैं उसके तहत एक साथ की सूरत में भी जो प्ली बारगेन के लिए रकम जमा करवाई गई है वो भी नैब को वापस करना पड़ेगी। बहुत सारे ऐसे मुकदमात थे जिसमें हाउसिंग सोसाइटीज़ में बड़े बड़े स्कैंडल सामने आए और उसके बाद नैब ने कार्रवाई की और नैब ने उन मुल्ज़मान से पैसे रिकवर करके मुतासरा जो अफराद थे, जो ख़ानदान थे, उनको वो पैसा लौटाया था। तो क्या अब नैब वो पैसा जो उन मुतासरा फ़रीक़ैन को, मुतासरा ख़ानदानों को जिन्होंने उन हाउसिंग सोसाइटियों में इन्वेस्टमेंट की हुई थी, क्या वो पैसा उन ख़ानदानों से दोबारा रिकवर करके नैब उन्हीं मुल्ज़मान के हवाले करेगा कि ये आपने करप्शन की थी, अब चूँकि नैब का कानून ख़त्म हो चुका है इसलिए आप ये अपनी करप्शन का पैसा वापस ले जाएं, हम आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं कर सकते। तो ये भी एक बड़ा अहम नुक्ता है और मुमकिन तौर पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जब इसके ऊपर फ़ैसला आएगा, शॉर्ट आर्डर आए या डिटेल्ड आर्डर आए, तो उसके अंदर ये चीज़ें लाजमी तौर पर एड्रेस की जाएंगी, क्योंकि ये समात के दौरान हमने ये देखा था कि अदालत की जानिब से इनके ऊपर शदीद किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया था। इसके अलावा एक समात के दौरान ये भी कहा गया कि जस्टिस एजाजुल हसन की जानिब से कि एक बार फिर अदालत ने कानून वापस पार्लियामेंट को भिजवाने का भी एक जो है वो इंदिया दिया। हम जब समात कर रहे थे तो समात के दौरान इस तरह की कुछ चीज़ें हुई जिससे हमें ये अंदाज़ा हुआ कि शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस कानून को वापस पार्लियामेंट को भी भिजवा सकती है और उन शिकों की निशानदेही कर दे कि ये जो शिके हैं ये कानून के मुताबिक नहीं है, इन शिकों के अंदर अगर आप तरमीम कर लें तो ये कानून जो है वो बेहतर हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कुछ शिकें उड़ाने या कलअदम करार देने के भी हमें मूड में नज़र आती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्ली बारगेन वाला मामला बड़ा अहम है और इसके ऊपर मुमकिन तौर पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बड़ी सख्त किस्म की जजमेंट आ सकती है, जबकि कुछ ऐसे नुकात भी हैं इन नैब तरामीम के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट अपने मुख्तलिफ फ़ैसलों में कह चुकी है। जैसे कि ज़मानत का एक मामला था, रिमांड का मामला था कि 90 रोज़ के रिमांड पर मुल्ज़िम को नैब के हवाले कर दिया जाता था और इतने लंबे रिमांड पर मुख्तलिफ अदालतों की जानिब से और ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बड़ी सख्त किस्म के फ़ैसले भी जारी किए गए। फिर ज़मानत का मामला है कि नैब किसी मुल्ज़िम को पकड़ता है, उसके ख़िलाफ़ इंक्वायरी चलती रहती है और वो मुल्ज़िम 2 से 3 साल तक नैब की तहवील में रहता है और 2 से 3 साल के बाद नैब कहता है जी हमें तो इस बंदे से कोई जो करप्शन है वो हमें इसके ख़िलाफ़ नज़र नहीं है, इसलिए इसके ख़िलाफ़ जो रेफरेंस है वो वापस लिया जाता है। तो वो जो 3 साल जेल में रहा उसकी भरपाई कौन करेगा? तो कुछ सुकम लाजमी इसमें मौजूद भी थे नैब कानून के अंदर जिनको मिस यूज़ करते हुए लोगों को डराया धमकाया गया, कारोबारी बिरादरी को ख़ास तौर पर खौफ व हरास पैदा किया गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर जो सरमायाकारी का मामला था वो भी खटाई में पड़ा। बहुत सारी जो ब्यूरोक्रेसी जो थी उसके जो अफसरान थे वो जो मुख्तलिफ मनसूबे थे उसके ऊपर वो फ़ाइलों पे दस्तखत नहीं करते थे, क्योंकि उनको ये डर होता था कि अगर हम इस मनसूबे की फ़ाइल के ऊपर दस्तखत करते हैं और मुस्तकबिल में अगर मनसूबे की जो तामीर है या उसकी जो प्रोसेस है उसके दौरान अगर कोई करप्शन नज़र आती है या मंजर आम पे आती है तो मुमकिन तौर पर हम भी नैब की
जद में आ जाएंगे और हमारे ख़िलाफ़ भी नैब की जानिब से इंक्वायरियाँ शुरू कर दी जाएंगी। तो फिर इसके ऊपर ब्यूरोक्रेसी ये करती थी कि अफसरान पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई जाती थी और उस कमेटी के अंदर मुख्तलिफ अफसरान को शामिल किया जाता था और फिर वो मामला जो है वो जो सिर्फ़ एक साइन की हद तक होता था वो कई महीने तक लटका रहता था और उसके ऊपर कोई फ़ैसला जल्दी नहीं हो पाता था, जिसकी वजह से जो एक प्रोसेस होता था सरमायाकारी का वो भी इसकी वजह से शदीद मुतासर होता था। तो ये चीज़ें ऑलरेडी ऑन द रिकॉर्ड थी, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अभी ये इम्कान है कि सुप्रीम कोर्ट शायद इन तरामीम को मुकम्मल तौर पर नहीं उड़ाएगी, लेकिन कुछ ऐसी शिकों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट सख्त ऑब्जर्वेशंस दे सकती है, कुछ शिकों को कलअदम भी करार दे सकती है। इसी तरह केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस की जानिब से कहा कि अगर कानून वापस भी भेज दें तो दरमियान के वक्त का क्या होगा, क्योंकि अब देखें कि एक मामला, एक नुक्ता ये भी आता है जी कि सुप्रीम कोर्ट ये मामला पार्लियामेंट को वापस भिजवा दे। अभी जो मुल्क के हालात हैं, इलेक्शन होते हुए नज़र नहीं आ रहे, पार्लियामेंट जो है वो वजूद में नहीं है क्योंकि पार्लियामेंट तहलील हो चुकी है। तो फिर अगर ये सुप्रीम कोर्ट वापस पार्लियामेंट भी भिजवाएगी और अगले 6 महीने या 8 महीने, साल, 2 साल तक इलेक्शन ही ना हो जो इस वक्त मुल्क के हालात बन रहे हैं, तो फिर इस कानून के बारे में क्या होगा, इसका इतलाक़ होगा नहीं होगा। तो ये भी एक बड़ा संजीदा सवाल है और चीफ जस्टिस की जानिब से इसी जो नुक्ते का वो इज़हार किया गया कि अगर हम पार्लियामेंट को वापस भी भिजवा दें, जो कि जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से एक उनकी ये राय है कि सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर कोई राय देने की बजाय मामला पार्लियामेंट को भिजवाना चाहिए और पार्लियामेंट को ये कहना चाहिए कि आप इस कानून की कुछ शिकों को रिकन्सिडर करें, उनको बेहतर करें और उसके बाद इस कानून को पार्लियामेंट से मंजूर करें। तो पार्लियामेंट तो वजूद नहीं रखती, अभी पार्लियामेंट तहलील हो चुकी है। तो फिर इस कानून के ऊपर फ़ैसला क्या होगा जब पार्लियामेंट आएगी, तो उस वक्त तक अगर ये कानून कौमी असम्बली में ही ये पड़ा रहेगा तो फिर इसका मुस्तकबिल क्या होगा। इस दौरान जो लोग हैं जो जिनके रेफरेंस वापस हो चुके हैं उसका फ़ैसला कैसे होगा, वो दीगर फोरम्स पे भेजे जाएंगे नहीं भेजे जाएंगे। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर फ़ैसला होने की ज़रूरत है। इसके बाद अदालत की जानिब से जो फ़रीक़ैन के वकला थे उनके दलाइल मुकम्मल हो गए। वफाकी हुकूमत के वकील मखदूम अली खान, इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस की जानिब से दलाइल दिए गए। अदालत ने यह फ़ैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस ने फ़ैसला महफूज करने के बाद जो तमाम फ़रीक़ैन के वकला थे उनका शुक्रिया अदा किया और कहा कि मेरी रिटायरमेंट करीब है और कोशिश करेंगे कि केस का फ़ैसला जल्द सुनाया जाए। अब यहाँ पर एक और अहम नुकता जो कि मैंने आपको बताया कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नैब तरामीम से फ़ायदा उठाने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं नैब तरामीम के ज़रिए मेरा जो दिफ़ा है वो काफ़ी आसान है और मैं नैब तरामीम से फ़ायदा उठा सकता हूँ, लेकिन मैं नैब तरामीम से फ़ायदा नहीं उठाना चाहता। और उन्होंने अपना एक बयान हल्फी भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाया है जिसमें उन्होंने नैब तरामीम से फ़ायदा ना उठाने की अदालत को ना उठाने के बारे में अदालत को आगाह किया है। जैसा कि आपको भी मालूम है कि नैब में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ अलकादर ट्रस्ट केस चलाया जा रहा है जिसमें 190 मिलियन पाउंड की रकम का इल्ज़ाम उनके ऊपर लगाया गया और कुछ फ़ंड्स के बारे में भी नैब ने उनसे कुछ शवाहिद वगैरह तलब किए थे, कुछ रिकॉर्ड वगैरह तलब किया था। तो उस रेफरेंस की मौजूदगी में भी इमरान खान साहब का ये मौक़िफ़ है कि मैं इन नैब तरामीम से कोई फ़ायदा नहीं उठाना चाहता। इमरान खान के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ मुकदमात बनाए गए, बगावत का, कत्ल का, दहशत गर्दी का। इसके अलावा जो दीगर दफ़ात अगर आप पाकिस्तान के ताज़ीरात पाकिस्तान के जो शिकें हैं उनमें देखें तो तकरीबन वो तमाम शिकें मुख्तलिफ़ मुकदमात के अंदर उसके ख़िलाफ़ अप्लाई की जा चुकी हैं। एक मुकदमा मेरे ख़्याल में इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ रह गया है जिसके ऊपर शायद वो कोई माहौल नहीं बन सका जिसकी वजह से उनके ख़िलाफ़ ये मुकदमा कायम नहीं किया गया और वो मुकदमा था रेप का मुकदमा कि एक ये मुकदमा इमरान खान के ऊपर नहीं बन सका और इसके लिए शायद मुक़्तदर हलकों को कोई मौका फ़राहम नहीं हुआ कि वो इमरान खान के ऊपर किसी के साथ ज़्यादती या रेप करने का इल्ज़ाम लगा कर ये मुकदमा भी कर देते। इसके अलावा इमरान खान साहब की जानिब से इन नैब तरामीम से फ़ायदा ना उठाने के का जो एक अमल है उससे तो यही ज़ाहिर होता है कि शायद इमरान खान करप्ट लोगों को ना छोड़ने का फ़ैसला कर चुके हैं और उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि जेल में रहते हुए भी इन करप्ट लोगों को किसी सूरत में माफ़ नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जो लोग कौन कौन से मुतासर हो सकते हैं, अभी जो 403 के करीब रेफरेंसेस वापस हुए हैं उनमें आसिफ अली, साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी हैं, उनकी हमशीरा फरियाल तालपुर हैं, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी हैं, ओमनी ग्रुप के जो कुछ अफराद हैं वो शामिल हैं, मंजूर कादिर काका शामिल हैं और हुसैन लवाई इसमें शामिल हैं और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन नैब
तरामीम से जिन्होंने फ़ायदा उठाया। अमूमन ये कहा जाता है कि जब PDM की हुकूमत थी तो तकरीबन 80% के करीब काबीना जो थी वो नैब ज़्यादा थी और उनके मुकदमात नैब में चल रहे थे, और इन तरामीम से फ़ायदा उठाने के बाद उनके वो तमाम मुकदमात वापस हुए और वो तमाम लोग इन तरामीम की को कलअदम करार देने की सूरत में वो नैब के शिकंजे में दोबारा आएंगे। और एक ख़्याल ये भी है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ जो अल अज़ीज़िया का रेफरेंस एहतसाब अदालत में ज़ेर समात रहा और उसके ख़िलाफ़ और उसमें उन्हें सज़ा भी सुनाई गई और उस सज़ा के ख़िलाफ़ अपीलें इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर अल्तवा हैं। तो एक इम्कान ये भी ज़ाहिर किया जा रहा है कि इन नैब तरामीम के कलअदम होने के बाद वो जो केस है वो दोबारा खुल सकता है, उसको दोबारा एहतसाब अदालत में रिमांड बैक भी किया जा सकता है। साबिक़ जो चीफ़ जस्टिस थे आसिफ सईद खोसा, उन्होंने ये कहा था कि इस केस को रिमांड बैक होना चाहिए, क्योंकि जब एहतसाब अदालत के साबिक़ जज मरहूम अरशद मलिक का एक जो तहरीरी बयान था जो सामने आया था, जब उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा था मुबैना वीडियो में, जब मरीम नवाज़ साहिबा की जानिब से कि उन्होंने वो दबाव में वो फ़ैसले दिए, तो उसके बाद फिर उनकी जानिब से एक बयान हल्फी आया और उन्होंने कहा जी कि मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई। तो उसके बाद फिर साबिक़ जो चीफ़ जस्टिस थे आसिफ सईद खोसा साहब, उन्होंने वो ऑडियो और वीडियो की फ़ोरेंसिक के हवाले से भी एक मुकदमा उनके सामने आया। उसके ऊपर उन्होंने 22 नुकात पर मुश्तमिल एक जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था कि फ़ोरेंसिक कैसे होगा, उसकी क्या क्या शराइत और पैरामीटर्स होंगे। तो ये सारी चीज़ें इस नैब की जो तरामीम है ये कलअदम होने की सूरत में दोबारा मंजर-ए-आम पर आएंगी। सिंध में ख़ास तौर पर जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा है उनमें ये काफ़ी ज़्यादा बेचैनी पाई जाती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो टारगेट इस वक्त नज़र आ रही है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नज़र आ रही है। उनके लोगों के ख़िलाफ़ शिकंजा जो है वो कसा जा रहा है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि सिंध में भी अंधेर नगरी थी, पीपल्स पार्टी की जानिब से भी ना सिर्फ दोनों हाथों से बल्कि दोनों हाथों और दोनों पैरों से जो है वो करप्शन की गई है, और उसकी वजह से मुमकिन तौर पर उनके बहुत सारे लोग इन नैब तरामीम के कलअदम करार दिए जाने के बाद इनकी ज़द में आएंगे। तो ये आज की तफसीलात थी। इंशाल्लाह जब भी इस केस का तफसीली या जो मुख्तसर फ़ैसला है वो जारी किया जाएगा तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।